हेलो दोस्तों, आज हम आपके अपने पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर पर कृषि के विशेष प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि विश्व के वर्तमान कृषि व्यवस्था में व्यापक स्तर की विभिन्न कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ विशेष कृषि प्रकार भी प्रचलित हैं, जिनमें हम सबसे पहले देखेंगे विटीकल्चर। विटीकल्चर जो कि अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर वाइन उत्पादन या खाने के लिए अंगूरों के अध्ययन और खेती को दर्शाता है। विटीकल्चर फसल की कटाई के दिन तक अंगूर की खेती के सभी कृषि अध्ययनों, प्रयासों और गतिविधियों को शामिल करता है। वहीं दूसरी ओर इनोलॉजी न केवल विशेष रूप से वाइन के उत्पादन के लिए अंगूरों के अध्ययन और खेती को दर्शाता है, बल्कि फसल की कटाई के बाद वाइन बनाने की जटिल प्रक्रिया के बारे में भी बताता है। हम इसके विटीकल्चर के माध्यम से जो समझे कि अंगूरों की व्यापारिक स्तर पर उत्पादन और उसका अध्ययन कि किस प्रकार अध्ययन उत्पादन किया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और उससे किस प्रकार से वाइन बनाई जाए और उत्पादन से लेकर वाइन बनाने तक का विभिन्न अंगूरों का उत्पादन न केवल वाइन के लिए बल्कि हमें खाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है, जो आप विटीकल्चर के माध्यम से समझ पा रहे हैं। इसके बाद अगला चलते हैं पीसी कल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की जो क्रिया है उसको पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मछली जलीय पर्यावरण पर निर्भर एक जलीय जीव है और जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पीसी कल्चर शब्द मत्स्य पालन से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने मछली को बायो इंडिकेटर माना है। विभिन्न जलाशयों में तेज और धीमी गति से बहने वाली नदियां हो, प्राकृतिक झील हो, तालाब हो या मानव निर्मित बड़े और मध्यम आकार के जलाशय हो, उनमें सभी के पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जल और मछली दोनों समान है, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। पर्यावरण को संतुलित रखने में मछली की विशेष उपयोगिता है। तो दोस्तों, आप इससे समझे होंगे कि पीसी कल्चर जो है वो आज के युग में न केवल मछली पालन की क्रिया बल्कि व्यापारिक स्तर पर कैसे उत्पादन किया जाए इसको दर्शाने का कार्य करती है और मछली और जल जो कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगला चलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन की वह क्रिया है जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी शामिल है। अर्थात यहां जो सेरीकल्चर से हम समझ रहे हैं कि सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन और रेशम के उत्पादन के लिए जो शहतूत वृक्ष है उसके बारे में भी हमको उत्पादन की जानकारी देना है। रेशम उत्पादन का आशय बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। इसने अब एक उद्योग का रूप ले लिया है। यह कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। इसे बहुत कम कीमत पर ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जा सकता है। कृषि कार्यों और अन्य घरेलू कार्यों के साथ इसे अपनाया जा सकता है। श्रम जनित होने के कारण इसमें विभिन्न स्तर पर रोजगार का सृजन भी होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योग पर्यावरण के लिए मित्रवत है, जो आप इससे देख रहे हैं। अर्थात इस पूरे अध्ययन से यह निष्कर्ष निकल करके आता है कि रेशम का जो उत्पादन है उसको किस तरीके से कुटीर उद्योग में लाया जाए और आगे ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि कार्यों के साथ घरेलू कार्यों में इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसका जो अध्ययन है वही सेरीकल्चर कहलाता है।
अगला चलते हैं ऑलिविकल्चर। ऑलिविकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि को, ऑलिव की एग्रीकल्चर को ऑलिविकल्चर के नाम से जाना जाता है। जैतून के नए पौधे कलम के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। प्रौढ़ डालियों के 6 इंच के टुकड़े काटकर अक्टूबर या फरवरी के कर्तन कटिंग लगाते हैं, तब जड़ें निकल आती हैं, तब उन्हें रोपण क्यारी में लगा देते हैं। 2 वर्ष बाद स्थायी स्थान में 30 से 40 फीट की दूरी पर लगाकर बाग तैयार करते हैं। 5 वर्ष बाद वृक्ष जब फल देने लग जाते हैं तो उनसे 15 से 20 वर्ष की अवस्था होने पर जो सर्वाधिक फल प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राप्त करके तेल निकालते हैं और इसका जो कटाई छटाई करके डालियों की नाइट्रोजन की खाद इसके लिए सबसे उपयोगी होती है। और इसी प्रकार जो ऑलिव कल्चर है उससे ऑलिव तेल तैयार किया जाता है और यह तेल तैयार करने का जो कार्य है उससे सब्जियों में भी काम लिया जाता है और जैतून का तेल जो है चेहरे पर लगाने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसके सार तत्व के रूप में कि ऑलिविकल्चर आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। अगला देखें तो आर्बोरिकल्चर। यह आर्बोरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि है जिसमें उनका संरक्षण व संवर्धन भी सम्मिलित है। आर्बोरिकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। पेड़ों, झाड़ियों, लताओं, अन्य काष्ठीय पौधों की खेती, प्रबंधन एवं अध्ययन को वृक्ष संवर्धन कहते हैं। यह एक विज्ञान भी है और व्यवहार भी। वन आवरण पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं और इस प्रकार कह सकते हैं सार तत्व के रूप में कि आर्बोरिकल्चर जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रख रही है और इसका प्रबंधन भी बहुत ही जरूरी है, जैसा आपको चित्र में स्पष्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर जो आपने नाम सुना ही होगा कि व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मधु, परागकण आदि की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियां पाली जाती हैं। यह एक कृषि उद्योग है। मधुमक्खियां फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं और उन्हें छतों में जमा कर देती है। जंगलों से मधु एकत्र करने की जो परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही थी उसको एपीकल्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये मधुमक्खियां हैं जो कि शहद के छत्तों में शहद रख रही हैं और ये पराग कणों से मधु को इकट्ठा करके और जो मधुमक्खियां हैं वो एपीकल्चर के रूप में कार्य कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अगला चलते हैं फ्लोरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर के बारे में जाने तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। क्यों विद्यार्थियों, आपको जो हम आज ये बता रहे हैं आप बहुत ही आनंद ले रहे होंगे। फ्लोरिकल्चर पुष्पोत्पादन या फूलों की खेती उद्योगनिकी एक शाखा है जो सुंदर फूल देने वाले पौधों की खेती के साथ सजावटी पौधों की खेती से भी संबंधित है। पादप प्रजनन के माध्यम से नई किस्मों का विकास फूलों की खेती करने वालों का एक प्रमुख व्यवसाय होता जा रहा है। ये फ्लोरिकल्चर का चित्र है। आप जानते ही हैं आजकल प्रत्येक अच्छे कार्यक्रम में, शादी विवाहों में, अन्य प्रोग्रामों में फूलों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है और ऐसे में रोजगार के लिए फ्लोरिकल्चर को बढ़ाना भी बहुत ही आवश्यक महसूस हो रहा है। अगला देखें सिल्वीकल्चर। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अर्थात आमतौर पर सिल्वीकल्चर वन फसलों को उगाने और खेती करने का विज्ञान और कला है। सिल्विक्स के ज्ञान पर आधारित है। जीवन इतिहास का अध्ययन और जंगल के पेड़ों की सामान्य विशेषताएं स्थानीय क्षेत्रीय कार्य विशेष संदर्भ के साथ खड़ा है। सिल्वीकल्चर का फोकस फॉरेस्ट स्टेट का नियंत्रण, स्थापना और प्रबंधन है। वानिकी और सिल्वीकल्चर के बीच का अंतर यह है कि वन संवर्धन को स्टैंड लेवल पर लागू किया जाए जबकि वानिकी एक व्यापक अवधारणा है। सिल्वीकल्चर में
अनुकूल प्रबंधन आम बात है, जबकि वानिकी में स्टैंड लेवल प्रबंधन और उपचार लागू किए बिना प्राकृतिक संरक्षित भूमि शामिल हो सकती है। अर्थात यह सार तत्व के रूप में आप समझ पा रहे होंगे कि सिल्वीकल्चर, जो कि वनों के संरक्षण और उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे उन पर ध्यान दे करके आज जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, ये हम सिल्वीकल्चर के माध्यम से ही समझते हैं। जैसा आप इस चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं कि वनों का कैसे संरक्षण किया जा रहा है, उनको कैसे बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है, यही सिल्वीकल्चर है। अगला वेजिकल्चर। जैसा नाम से पता लग रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं उनको उगाने का कार्य, और यह कार्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदि मानव के द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि के रूप में किया गया। जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार सब्जी है, लेकिन अन्य भी सब्जियों के क्षेत्र इसमें देख सकते हैं जो वेजिकल्चर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे ओलेरीकल्चर। यह ओलेरीकल्चर जो है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। आप देख रहे हैं भांति भांति की जो जमीन पर फैलने वाली सब्जियां हैं, उगती हैं, उनको हम ओलेरीकल्चर, साक्य विज्ञान ओलेरीकल्चर में सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित विज्ञान है। यहां प्रसंस्करण मतलब और उनमें कैसे सुधार किया जाए, उनको विपणन व्यापार के लिए किस प्रकार से पैक किया जाए, भेजा जाए, इसमें फसल की स्थापना भी शामिल है, जिसमें खेती का चयन, बीज तैयार करना और बीज और प्रत्यारोपण के द्वारा सब्जी फसलों की स्थापना को करना भी शामिल होता है, जो कि आप इस चित्र के माध्यम से ओलेरीकल्चर को देख पा रहे हैं। तो मित्रों, आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं मेरीकल्चर। जैसा नाम से ही पता लग रहा है, व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आर्थिक महत्व की अनेक मछलियों का संवर्धन समुद्री जल में किया जाता है, इसे मेरीकल्चर कहते हैं। जैसे मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, झींगा, मरुसल, ओयस्टर आदि। जल संवर्धन, तालाबों में तरह तरह की मछलियों का संवर्धन किया जाता है। इस प्रकार से संवर्धित मछलियों में आपसी स्पर्धा नहीं होती। कहने का मतलब है कि जब विभिन्न तालाबों में अलग अलग तरह की मछलियों का संवर्धन किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो उससे उनमें आपस में भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। यह आप चित्र देख रहे हैं, यह मेरीकल्चर का है, जो कि आप समुद्रों में इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में इनको तैयार किया जा रहा है। और ये मेरीकल्चर जो है वो व्यापारिक उद्देश्य से न केवल मछलियां बल्कि समुद्री जीवों के उत्पादन पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं तो हॉर्टिकल्चर आता है। ये हॉर्टिकल्चर जैसे नाम से पता लग रहा है दोस्तों कि व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़े और खच्चरों का पालन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। हॉर्टिकल्चर घोड़ा संस्कृति के एक आदिवासी समूह या समुदाय है जिसका दिन प्रतिदिन का जीवन घोड़े के पालन, पोषण और प्रजनन के इर्द गिर्द घूमता है। यूरेशिया के कदमों पर घोड़े को पालतू बनाने के साथ शुरुआत करते हुए घोड़े ने प्रत्येक समाज को बदल दिया, जिससे इसके उपयोग और आसान बनाया गया। ये हॉर्टिकल्चर आप देख रहे हैं, पर्टिकुलर एक क्षेत्र डेवलप किया जाता है, बाड़बंदी कर दी जाती है, उनमें घोड़ों और खच्चरों को पालन किया जाता है, उनको वैज्ञानिक रूप दिया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से उनका लालन पालन किया जाता है और पालन पोषण करके ये रोजगार में और यूं कह सकते हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं वर्मी कल्चर पर। वर्मी कल्चर
जिसको आज आप सभी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, जैविक खेती के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। केचुए की मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है। इस क्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुए द्वारा कचरा खाकर जो काष्ठ निकलती है उसे एकत्रित रूप से वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो जैविक कृषि के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर हम देखें तो ये जो चित्र है ये आपके सामने केचुए हैं और ये वर्मी कल्चर में बहुत ही मददगार हो रहा है। ये भी आप समझ सकते हैं कि आज जो प्राचीन काल में धरती में केचुए, मिट्टी में केचुए जो भूमि को उपजाऊ बनाने में मददगार होते थे, वो आज एक तरीके से उनको नियंत्रित वातावरण दे करके जो कृषि के लिए वो मृदा या यूं कह सकते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंत में हम देखें कि मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु की जाने वाली शहतूत की कृषि को मोरिकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट हेतु की जाने वाली मोरिकल्चर को रेशम के कीड़ों के लिए चारा प्राप्त करने के लिए शहतूत के पौधों की खेती की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में करीब 3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि शहतूत के पौधों की खेती के लिए प्रतिबद्ध मानी जाती है। प्रारंभ में प्रत्येक हेक्टेयर की अनुमानित उपज 12,000 से 15,000 किलोग्राम शहतूत के पत्तों के बीच जानी जाती थी। हालांकि कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ने इस कृषि भूमि को उत्पादकता में भारी वृद्धि की है। आप चित्र देख रहे हैं और इस चित्र इस बात को दर्शाता है कि रेशम के कीट हेतु शहतूत की जो कृषि है उसको कैसे और बढ़ावा दिया जाए, अर्थात मोरिकल्चर के माध्यम से ज्यादा जो शहतूत के रेशम के जो कीड़े हैं उनके माध्यम से उनके लिए चारा प्राप्त हो सके, ऐसा हमारा प्रयास, इसका प्रयास मोरिकल्चर के माध्यम से प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो एरोपोनिक जो है, आप देख रहे हैं कि पौधों को हवा में उगाना कृषि के अंतर्गत आता है। यह एरोपोनिक्स की जो कृषि है उसमें मृदा रहित होती है। एरोपोनिक्स फार्मिंग खेती की एक ऐसी तकनीक है जो मिट्टी के बिना, आप देख रहे हैं यहां पर ये हवा में इनकी जड़ें जो कि उनसे एवोपरेशन को सोख रही है, जड़ों के माध्यम से पौधों को पोषण दिया जा रहा है। और ये एरोपोनिक्स तकनीक से पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको धुंध के रूप में जड़ों पर स्प्रे करा दिया जाता है। ये स्प्रे कर रहे हैं और इस स्प्रे के माध्यम से ये पोषक तत्वों को अर्जित कर लेती हैं और ये हवा में उगना शुरू कर देती हैं। यही है एरोपोनिक, जो कि वास्तव में बहुत ही ज्यादा प्रभावी सिद्ध हो रही है। अगला चले पोमोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पोमम से और अंग्रेज भाषा के शब्द लॉजी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत फलों के उत्पादन, विपणन और उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। फल विज्ञान से संबंधित कृषि को पोमोलॉजी कहा जाता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं ये जो पोमोलॉजी है इसमें कई प्रकार के फल आपके समक्ष रखे हुए हैं और जो पोमम जो लैटिन शब्द है उससे इसको हमने तैयार किया, तो ये कहेंगे कि पोमोलॉजी फलों के उत्पादन, विपणन और साथ ही साथ उनके उपयोग कैसे किया जाए उसके अध्ययन पर भी जोर। धन्यवाद बच्चों, आपने बड़े ही धैर्यपूर्वक हमारे इस वीडियो को देखा। आगे भी आपको नए नए वीडियोज के साथ में फिर मिलेंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।